दोस्तों, कंप्यूटर एकेडमी के सहयोगी चैनल द गुरु एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। और यूपीएचईएससी का जो फर्स्ट पेपर आपको दिया जा रहा है, यूपीएचईएससी का जो फर्स्ट पेपर दिया जा रहा है उसे आप सभी लोग देख रहे होंगे। सामान्य अध्ययन का प्रथम प्रश्न पत्र जो दिया गया उसे आप लोग देख रहे होंगे। और साथ में ही यूजीसी नेट की अगर बात करें तो इसका जो प्रथम प्रश्न पत्र है उसका भी टेस्ट सीरीज आप लोगों को दिया जा रहा है और टेस्ट सीरीज का उत्तर भी साथ में आपको दिया जा रहा है। उससे आप हल करके फिर मिलान कर लें कि कितने प्रश्न सही हैं। इस 11 दिसंबर में आपकी परीक्षा है। अभी तो आपका नवंबर चल रहा है, आज 20 नवंबर है। 11 दिसंबर को आपकी परीक्षा है। उसके लिए प्रथम प्रश्न पत्र के लिए सबसे अच्छा आपके पास यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न पत्रों को हल करें। प्रश्न पत्र वो होने चाहिए जो अभी हाल ही में परीक्षाओं में हुए हैं। जैसे कि मान लें कि जून में जो परीक्षा आपकी हुई यूजीसी नेट की, तो केवल आपके हिंदी वाले जितने हैं उनके साथ जो प्रथम प्रश्न पत्र पूछा गया उसी को हल करने की बात नहीं हो रही है, बल्कि जैसे अगर हम बात करें भूगोल का, इतिहास का, गृह विज्ञान का, तो इस तरीके से हर विषय के प्रथम प्रश्न पत्र, यानी हर विषय वालों का जो अलग अलग प्रश्न पत्र दिया जाता है, प्रथम प्रश्न पत्र, उन सभी को आपको हल करना है। ऐसे जो 2022 में परीक्षा हुई, हर विषय के प्रथम प्रश्न पत्र को आपको हल करना है। क्योंकि जहाँ तक एनालिसिस किया गया, ये देखा गया है कि जो आगे पेपर बनता है आपका, वो अन्य विषय वालों को, जैसे मान लिया कि गृह विज्ञान है, गृह विज्ञान में जो प्रथम प्रश्न पत्र बनाया गया उससे 2-4 क्वेश्चन उठाकर हिंदी वालों को दे दिया गया, या फिर अर्थशास्त्र वाले जो हैं जिनको प्रथम प्रश्न पत्र दिया गया उनसे 1-2 क्वेश्चन लेकर हिंदी वालों में डाला गया। तो इसी तरीके से पूरा मिक्सअप करके प्रश्न बनते हैं। तो अगर सभी विषयों के साथ आए हुए प्रथम प्रश्न पत्र को आप हल करेंगे तो आशा यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रश्न मिल जाएंगे। तो आइए देखते हैं, यहाँ पर यूजीसी नेट का ये प्रथम प्रश्न पत्र है, यहाँ पर दिया गया। पहले यहाँ पूरी तालिका पढ़ लेते हैं। 4 भारतीय राज्य हैं A से D तक, जिसमें पाइथन, जावा, मल्टीमीडिया, AI पर 4 IT कोर्स यानी 4 पाठ्यक्रम IT कोर्स के ऑफर करने वाले महाविद्यालयों का प्रतिशत किसी निश्चित वर्ष के अनुसार निम्नलिखित तालिका में प्रदर्शित है। तालिका में 4 राज्यों का जो दिया गया पूरा विवरण दिया गया है प्रतिशतवार। महाविद्यालयों की कुल संख्या 4000 है, यानी कुल महाविद्यालय कितने हैं? 4000 है। ये हमको एक जानकारी दी गई प्रश्न में ही। अब इसके बाद महाविद्यालयों का ऑफर का विवरण यहाँ पर दिया गया। कुल 4000 विद्यालय हैं। अगर 4000 कुल विद्यालय हैं तो महाविद्यालयों की संख्या कितनी है? पहले 4000 का 35% निकाल लेंगे। ये जो बेसिक कैलकुलेशन है वो पहले कर लेंगे तो उससे हमारे लिए आसान हो जाएगा। भाई 4000 का 10% 30 होता है, 10% हमारा 400 होता है। तो अगर 10% 400 ओरली आप कीजिए, सारी चीज़ें मौखिक रूप से करेंगे, आपके लिए आसान हो जाएगा। सारी चीज़ कॉपी पर उठाकर नहीं करना है। अगर कुल संख्या है, कुल विश्वविद्यालयों की संख्या 4000 है, तो इसका 10% 400 होगा तो 30% कितना होगा? 1200 होगा। और 5% उसका आधा यानी 200 होगा। तो 1200, 200, 1400, यानी 4000 का 35% हो गया हमारे पास 1400। 4000 का 15% कितना होगा? यानी 400 और 2 600। 4000 का 20% कितना होगा? 400 और 400 800। 4000 का 30% कितना होगा? 400 गुणे 3 1200। तो इस तरीके से हमारे पास सारे विद्यालय पता हो गए, सारे महाविद्यालय पता हो गए कि A राज्य में 1400 विद्यालय हैं, B राज्य में 600 हैं, C राज्य में 800 है, D राज्य में 1200 हैं। अब इन 1400 महाविद्यालयों में जो पाइथन का कोर्स दिया गया वो 86%, 1400 का 86% कितना होगा? जावा वालों को 74%, मल्टीमीडिया को 59%, IT 56%। तो इस तरीके से सबका दिया गया। अब कहीं पर आप लिख सकते हैं 1400, 600, 800, 1200। यहाँ तक समझ में आया?
अब पहला प्रश्न क्या है, अब आते हैं पहले प्रश्न पर। पाइथन पाठ्यक्रम ऑफर करने वाले महाविद्यालयों की संख्या निम्न में से किसमें 460 से अधिक है? तो यहाँ पर पाइथन पाठ्यक्रम, यहाँ पर आते हैं पाइथन वाले में। अब पाइथन में हमारे पास ए में कितने हैं, हमने देखा ए में हमारे पास 1400 हैं। तो पाइथन वाले में इधर एक अलग आप बना लीजिए पाइथन में 1400 का 86% यानी 1400 गुणे 86/100, यही तो निकालेंगे आप। एक फॉर्मूला हम लिख देते हैं, 1400 का 86% कितना होगा यानी /100। तो 0 से 0 आपका कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 आपका कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना बचेगा हमारे पास बचेगा 14 गुणे 86। तो 14 गुणे 86 हम कर देंगे, यानी हमारे पास आ जाएगा 80 गुणे 10 हो जाएगा 800, और 80 गुणे अगर हम 4 करते हैं तो 320 832 हो जाएगा। तो ये हो गया 800 332 यानी 11 320 104 1204। तो इस तरीके से हमारे पास यहाँ पर हो जाएगा पाइथन में 1204। अब इसके बाद में बी राज्य में देखें पाइथन में कितना 80% है, और बी राज्य में हमारे पास कितने थे, बी राज्य में हमारे पास है 600। तो 600 का 80%, 8 6 48 480। सी राज्य में हमारे पास कितने थे 800, 800 का 74% यानी 800 गुणे 74/100, 800 गुणे 74/100। दोनों जीरो हटा दीजिए, 8 से गुना कर दीजिए, 8 चौक 32 हो जाएगा, आपका 3 बच जाएगा, 8 सते 56, 56 और 3 जोड़ दीजिए 59 हो जाएगा यानी 592। ऐसे डी में हमारे पास 1200 हैं और 1200 का 68% निकालना है। तो यहाँ पर लिखेंगे आप 1200 गुणे 68/100। दोनों जीरो ये कैंसिल हो जाएंगे यानी 12 गुणे 68 करिए, हो जाएगा आपका 816। तो हम देखते हैं कि सभी विश्वविद्यालयों में पाइथन कोर्स देने वाले ए में 1204 हैं, 480 मिनिमम कितने हैं, मिनिमम हमारे पास 480, इससे कम कोई विद्यालय नहीं दे रहा है। तो पाइथन पाठ्यक्रम ऑफर करने वाले महाविद्यालयों की संख्या निम्न में से किसमें 460 से अधिक है? तो मिनिमम हमारे पास तो 480 ही था, इससे कम किसी में है ही नहीं, और ये कह रहा है 460 से अधिक हो यानी सब में अधिक है। तो हमारा पहला उत्तर होगा सभी चारों राज्यों में। बात समझ में आ गई? अब आते हैं दूसरे प्रश्न पर। दूसरा जो हमारा प्रश्न दिया गया वो ये दिया गया, सभी चारों राज्यों में ये आई ऑफर करने वाले महाविद्यालयों की कुल संख्या कितनी है? अब ए आई ऑफर करने वाले महाविद्यालयों की संख्या कितनी है यहाँ पर देखते हैं। इसमें 56 है, इसमें 84 है, इसमें 86 है, इसमें 70 है। तो पहले में हमारे पास कितने हैं? पहले में हमारे पास 1400 हैं, दूसरे में बी में हमारे पास 600 हैं, सी में हमारे पास 800 हैं, और डी में हमारे पास 1200 हैं। ये आई में उसने पूछा है कुल कितने हैं। तो 1400 का 56% निकालेंगे यानी 1400 गुणे 56/100। दोनों जीरो हटा दीजिए, 14 गुणे 56 करिए, कहीं गुणा कर लीजिए, 784। यहाँ पर हमारे पास 600 हैं, तो 600 का 84% निकालना है, 84/100। दोनों जीरो हटा दीजिए, 6 गुणे 84, 6 चौक 24, 2 6 अट्ठे 48, 48 2 50 यानी 504। यहाँ हमारे पास 800 हैं, तो 800 गुणे 86, ए आई में यहाँ सी में 86 हैं, /100
जीरो जीरो काट दीजिए। 8 गुणे 6 8 से 48, 4 8 गुणे 8 64, 64 और 4 जो बचा था 68, यानी 688। अब इसके बाद में हमारे पास यहाँ पर है 1200, तो 1200 गुणे 70 बटे का 100, 70 है। जीरो जीरो कैंसिल कर दीजिए। 12 गुणे 7 कर दीजिए, 12 सत्ते 84 और जीरो है तो 840, तो यहाँ पर हो जाएगा 840। तो इस तरीके से अब हम जोड़ेंगे कि 840, 688, 504 और 784 कितने होंगे, टोटल करेंगे तो हमारे पास हो गया 4 4 8 8 16, 16 का हम लिख देंगे 6, 16 का यहाँ पर 16 का हमने लिख दिया 6, 1 बच गया, 8 1 9, 9 8 हो गया हमारे पास 17, 17 4 हो गया हमारे पास 21, हमारे पास 2 बचा, 7 2 9, 9 5 14, 14 6 20, 20 और 8 28। तो इस तरीके से हो गए हमारे पास 2816। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा हमारा बी 2816, 2816। बात समझ में आ गया। अब इसके बाद अगला प्रश्न क्या कहा है। इस तरीके से प्रश्नों को अगर समझते चलेंगे तो फिर मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं आएगी, सारी चीज़ों को आप समझ जाएंगे। फिर यहाँ पर जो प्रश्न दिया गया कि यदि सभी चारों राज्यों में पाइथन और जावा ऑफर करने वाले महाविद्यालयों की संख्या MN के रूप में है तो MN कितना होगा। हमने पाइथन को तो निकाल लिया था, जावा का हम लोगों ने नहीं निकाला है भाई। पाइथन वाले में टोटल हम लोगों ने निकाला ही था कि 86%, ये 1204 हो जाएंगे, ये 480 होगा, ये 592 होंगे, ये 816 होंगे, यानी मैक्सिमम हमारे पास 480 था। तो इस तरीके से ये टोटल जो हुए थे हमारे पास वो हुए थे 3092। और उसने पाइथन और जावा कहा है तो जावा का निकालेंगे। पहले में है हमारे पास 1400 का 74%, यहाँ 74 है आपका, 3092 इधर ध्यान रखिएगा, लिख देते हैं पाइथन में 3092। ए में जावा में है 74%, तो हम निकालेंगे कि हमारे में पहले में थे 1400, तो 1400 का 74% कितना होगा, 0 0, 14 गुणे 74 गुणा कर देंगे, 14 गुणे 4 56 हो जाएगा, 6 103, यानी 1036 हो गए हमारे ए में। दूसरे में हमारे पास से 600, तो 600 गुणे जावा में 92 हैं, 600 गुणे 92 बटे 100, दोनों जीरो यहाँ हमारे कैंसिल हो जाएंगे। 6 गुणे 2 12, 1 54, 1 55, यानी 552। यहाँ पर हमारे पास जावा में 88 हैं और यहाँ पर कुल विद्यालय कितने 800, 800 का 88% बटे का 100, दोनों जीरो कैंसिल हो जाएंगे। 8 गुणे 8 64, फिर 8 गुणे 8 64, 64 और 6 70, यानी 704 हो गए। लास्ट वाले में हमारे पास है 1264, तो यहाँ 1200 गुणे 64 बटे का 100, दोनों जीरो काट दीजिए। 12 गुणे 4 48, 4 72, 4 76, यानी हमको ये पता हो गया कि जावा में 1036, 552, 704 और 768 हैं, ये हमारे पास हो गए। तो 768 प्लस 1036 प्लस 552 प्लस 704 सबको जोड़ लेंगे। सबको जोड़िए, 6 2 8 4 12, 12 8 20, 2 बचेगा, 5 3 8 2 10, 10 6 16, 16, 1 बचेगा, 5 1 6,
6 और 7 13, 13 7 20, 20 का 0 2 बचेगा, 2 1 3 यानी 3060। अब हमारे पास पाइथन में 3092 हैं, जावा में 3060 हैं। तो दोनों का अंतर कहा है कि यदि एक को m मान ले और एक को n मान ले तो दोनों में कितने का अंतर होगा, यानी 3092 में से 3060 को घटा देंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, 60 30 90 2 92 यानी 32 बचेगा। तो इस तरीके से हमारा उत्तर होना चाहिए 32। बिल्कुल यहाँ पर हमारा उत्तर हो जाएगा डी 32। समझ में आया। अब इसके बाद में अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यह दिया गया है यहाँ पर कि राज्य सी में मल्टीमीडिया ऑफर करने वाले महाविद्यालयों की संख्या का अनुपात राज्य डी की अपेक्षा कितना है। तो राज्य सी में मल्टीमीडिया ऑफर करने वाले, सी में मल्टीमीडिया ऑफर करने वाले, सी में मल्टीमीडिया, तो सी में हमारे पास हैं कितने, सी में टोटल हमारे पास है 800। मल्टीमीडिया कितना है 84, तो 800 गुणे 84 बटे 100, 0 0 कैंसिल कर दीजिए, 8 गुणे 4 32, 3 64, 8 गुणे 8 64, 64 और 3 67, यानी मल्टीमीडिया ऑफर करने वाले हैं 672। अब डी में मल्टीमीडिया ऑफर करने वाले 68 है, जबकि डी में संख्या कितनी है हमारे पास 1200, तो 1200 गुणे 68 बटे 100, 0 0 कैंसिल, 12 गुणे 8 96, 9, 12 गुणे 6 72, 72 और 9 81 यानी 816। अनुपात है हमारे पास 672 अनुपात 816। अब यहाँ ध्यान रखना 672 816 आ गया। अब 672 बटे 816, 12 से डिवाइड कर दीजिए, 60, 12 गुणे 6 72, 12 से इसको डिवाइड कर दीजिए, 72, 96, 12 96, ये हो जाएगा आपका। अब इसके बाद इसको फिर डिवाइड कर दीजिए 4 से, अभी 2 से कर लीजिए, आपके लिए सुकून हो जाएगा, या 4 से अगर करेंगे तो भी हो जाएगा। चलिए 4 से हो जाएगा, 4 एकम 4, 4 चौक 16, 4 से इसको डिवाइड कर दीजिए, 4 28, 4 7 28। अब डिवाइड नहीं होगा, यानी हमारे अनुपात होगा 14 अनुपात 17। आ गया, क्या अनुपात होगा, 14 17 का रेशियो होगा। यहाँ पर उत्तर आ गया 14 अनुपात 17। क्लियर। अब इसके बाद अगले प्रश्न पर आते हैं। कैलकुलेशन होता है, बस चीज़ों को समझना है। अगर एक बार आप अच्छे से समझ गए तो फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी, सिर्फ चीज़ों को यहाँ पर समझना है। अब प्रश्न दिया गया कि राज्य बी में जावा ऑफर करने वाले महाविद्यालयों की संख्या सी में ये आई ऑफर करने वाले महाविद्यालयों की संख्या का कितने प्रतिशत है। बी में जावा ऑफर करने वाले, हम लोगों ने अभी देखा है कि बी में जावा ऑफर करने वाले जो हमने निकाला है वो कितना था, हम लोगों ने निकाला था 92% है। तो हम लोगों ने निकाला था शायद 500 के समथिंग था। चलिए कर लेते हैं कैलकुलेशन। 600, बी में 600 था, तो 600 गुणे 92 बटे का 100, 0 0, 6 गुणे 2 12, 54 1 55, 552। तो बी में जावा ऑफर करने वाले, राज्य बी में जावा ऑफर करने वाले महाविद्यालयों की संख्या हो गई 552। सी में एआई ऑफर करने वाले, सी में ये आई ऑफ़र करने वाले, अभी सी में एआई ऑफ़र करने वाले हम लोगों ने निकाले हैं 688, क्योंकि सी में संख्या कितनी थी, सी में थी 800। 800 का 86% हम लोगों ने निकाला था, 86 बटे 100, 0 से 0 कैंसिल, 8 गुणे 6 48, 4, 8 गुणे 8 64 और 4 68, तो 688। तो अब यहाँ है बी में जावा ऑफ़र करने वाले 552, सी में एआई ऑफ़र करने वाले
सी में AI ऑफ़र करने वाले 688। तो पूछ रहा है कि बी में जावा ऑफ़र करने वाले महाविद्यालयों की संख्या सी में AI ऑफ़र करने वाले महाविद्यालयों की संख्या का कितने प्रतिशत है, यानी 552 कितने प्रतिशत है, कितने 100 है, किसका 688 का। यही हमको कैलकुलेशन करना है। अब ये कैलकुलेशन करना है, इसी को आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। मैंने कैलकुलेशन पहले से कर लिया है, 80.23 आ रहा है। कहीं लिखना चाहे तो लिख लें, 80.23 आ रहा है। मैंने इधर कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लिया, 552 × 100/688 मैंने कर लिया, 80.23 आया। यहाँ पर यह है आपका उत्तर 80.23। 80.23। तो इस तरीके से ये DI का क्वेश्चन आपका हुआ। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो दिया गया कि अगर कोई बालक चीखता है, चिल्लाता है, झल्लाता है तो व्यक्तिक भिन्नताओं का निम्नलिखित में से कौन सा विकासात्मक क्षेत्र है। देखिए, जो विकासात्मक क्षेत्र होता है वो विकासात्मक क्षेत्र होता है शारीरिक भी होता है, संवेगात्मक भी होता है, मानसिक होता है, सामाजिक होता है, भाषा और साक्षरता होता है, रचनात्मक सौंदर्य बोध होता है। कुल 5 होते हैं। विकास का क्षेत्र जो होता है वो कुल 5 होते हैं। इसमें से अगर कोई बालक है जो चीखता है, चिल्लाता है, झल्लाता है तो यहाँ पर संवेगात्मक नहीं बल्कि ज्ञानात्मक कहा जाता है उसको। अंग्रेजी में देख लें, दिक्कत होगी। हाँ, इमोशनल भावनात्मक, संवेगात्मक नहीं बल्कि भावनात्मक होगा। भावनात्मक, संवेगात्मक सही अर्थ नहीं होगा। इंग्लिश से देखें आप, इमोशनल भावनात्मक। और 5 में यही होता है भाई, एक होता है हमारा शारीरिक, दूसरा होता है सामाजिक भावनात्मक, फिर संज्ञानात्मक, भाषा और साक्षरता, प्रारंभिक साक्षरता, रचना, सौंदर्य बोध। तो ये 5 होते हैं हमारे पास। तो अगर कोई बालक चीखता है, चिल्लाता है, इसका मतलब क्या है, किसको प्रभावित करेगा, भावना को, भावनात्मक, संवेगात्मक नहीं बल्कि भावनात्मक। तो यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा भावनात्मक। अब इसके बाद में अगला प्रश्न जो है आइए देखते हैं। निम्न में से कौन सा शिक्षक केंद्रित विधि के अंतर्गत नहीं आता है। कौन नहीं आएगा, देखिए कोई भी शिक्षक है निर्देशन के तहत आएगा, टीम शिक्षण के तहत आएगा, व्याख्यान के तहत आएगा, जांच उपागम में नहीं आएगा। जांच उपागम के तहत शिक्षक केंद्रक विधि नहीं आती है, उसके लिए एग्जामिनर अलग होते हैं, वो शिक्षक केंद्रित विधि के तहत नहीं आता है। हाँ, शिक्षक को स्पेशल अलग काम दिया जाए तब उनको कहा जाता है ये एग्जामिनर है, तो वो आएंगे। लेकिन केवल शिक्षक केंद्रित विधि के तहत बात करें तो उसके तहत जांच उपागम नहीं आएगा। अगला प्रश्न है कि कोलबर्ग के नैतिक सिद्धांत के अनुसार निर्णय प्रक्रिया में कौन सा पक्ष सबसे अधिक प्रासंगिक होने की ओर इंगित करता है। सबसे अधिक, देखिए है तो सब, बच्चे की आयु हो, चाहे बच्चे का ज्ञान, कानून का ज्ञान हो, मित्रों एवं सहोदरों का प्रभाव हो, बच्चा निष्कर्ष कैसे निकालता है, लेकिन इनमें सबसे अधिक अगर कोलबर्ग की बात करें तो इनके नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार निर्णय प्रक्रिया में सबसे अधिक प्रासंगिक होता है चौथा, बच्चा निष्कर्ष कैसे निकालता है। इसके बाद फिर अगला प्रश्न, ये तो मैंने आप लोगों को कई बार बताया है, ये कई बार मैंने आप लोगों को बताया है कि व्हिच अमंग द फॉलोइंग आर द मॉक्स प्लेटफॉर्म। जितने मॉक्स प्लेटफॉर्म हैं वो सारे के सारे मैंने आप लोगों को बता रखे हैं। इससे पहले जो वीडियो मैंने दिया था वहाँ पर आप देखें, मैंने बताया है। कौरसेरा की बात मैंने की है, किस वर्ष से कौरसेरा शुरू हुआ, कहाँ कहाँ, ये भी मैंने आपको बताया है। इसके अलावा फ्यूचर लर्निंग की जो बात हुई है ये भी मैंने आपको बताया है। तो यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा कौरसेरा और फ्यूचर लर्निंग, यानी बी और डी ओनली। गूगल मीट जो है मॉक्स के तहत नहीं है, जूम मॉक्स के तहत नहीं है, टर्निटिन मॉक के तहत नहीं है, मॉक के तहत आपका कौरसेरा है। फ्यूचर लर्निंग है, मैंने लगभग 20-25 का नाम आप लोगों से बताया था। अब इसके बाद में अगला प्रश्न आता है
यहाँ पर देखें मिलान करने वाला प्रश्न है। अधिगम के प्रकार दिए गए हैं, अधिगम के प्रकार दिए गए हैं और सुमेलित करना है। तथ्य परक अधिगम की बात अगर की जाए तो इस अधिगम का उपयोग कहाँ पर होता है? इस तथ्यपरक जितने अधिगम होते हैं उन तथ्यपरक अधिगम का उपयोग व्यक्तित्व और सुसंगत चिंतन के विकास के लिए किया जाता है। कोई व्यक्तिगत आंकड़ा अगर है किसी का, भाई कोई तथ्य है, किसी के बारे में कोई तथ्य आपको पता है, तो वो तथ्य पता है तो किसी एक के लिए तथ्य पता है, तो इसलिए इस तथ्यपरक अधिगम का जो उपयोग होता है वो व्यक्तित्व और सुसंगत चिंतन के विकास के लिए किया जाता है। अब देखते हैं साहचर्य अधिगम। साहचर्य अध्ययन ये कि एक तरीके से तुलनात्मक अध्ययन, यानी इस अधिगम का उपयोग अधिकतम गहन तरीके से, परिशुद्ध तरीके से सूचना के साथ संबद्ध करने के लिए किया जाता है। संकल्पनात्मक अधिगम, संकल्पना किसी चीज़ की संकल्पना करना, कल्पना करना, यानी जब भी कल्पना की बात आती है तो इसका मतलब वो कल्पना कैसे तार्किक है कि नहीं है, तार्किकता पर ध्यान दिया जाता है। बाकी प्रक्रियात्मक अधिगम ये आपका यहाँ हो जाएगा जो बचा है। इस तरीके से आपका पहला उत्तर होगा, ए का दूसरा, बी का चौथा, सी का पहला और डी का तीसरा। अब इसके बाद में जो अगला प्रश्न है, आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। आप लोग अपना कमेंट ज़रूर करिएगा, अपने विचार ज़रूर बताइएगा जो भी यहाँ पर बताया जा रहा है। आप देखें आंकड़ों, देखिए आंकड़े दो प्रकार के होते हैं, प्राथमिक आंकड़ा और द्वितीयक आंकड़ा। इसके अलावा आंकड़ों में ही आपने देखा कि आंकड़ों में भी मैंने गुणात्मक आंकड़ों की बात की है, गुणात्मक आंकड़ों के भी बारे में मैंने बताया है आपको। गुणात्मक आंकड़ों के लक्षण क्या हैं वो भी मैंने चर्चा की है, एक एक तथ्य मैंने बताया है। यहाँ पर गुणात्मक जो विशेषण हैं उन गुणात्मक विशेषणों के लक्षण कौन से हैं? क्या चयनित पाठ या सामग्री का विस्तार करना ये गुणात्मक विशेषण है? नहीं। शोधकर्ताओं के प्रत्यायकों का विश्लेषण करना क्या यह गुणात्मकता का लक्षण है? नहीं, ये भी आपका हो जाएगा नहीं। फिर गुणात्मक जो आंकड़े हैं, जो गुणात्मक हमारे आंकड़े हैं, उन गुणात्मक आंकड़ों का लक्ष्य क्या है? गुणात्मक जो हमारे विश्लेषण हैं उन गुणात्मक विश्लेषणों का क्या है? तो हो जाएगा यहाँ पर किसी परिघटना का वर्णन करना, ये लक्ष्य होता है। गुणात्मक जो विश्लेषण होते हैं, क्वालिटेटिव जो एनालिसिस होते हैं, उनका काम क्या होता है? किसी परिघटना का वर्णन करना। या गुणात्मक विश्लेषण अमूर्त जानकारी से संबंधित होते हैं। जो मशीनें होती हैं गुणात्मक विश्लेषण करने के लिए संघर्ष करती हैं, अमूर्त वस्तुओं को संख्यात्मक मानों द्वारा परिभाषित किया जाता है। तो ये होते हैं हमारे गुणात्मक विश्लेषण। द्विभाजक विच्छेदन पर ध्यान केंद्रित करना ये नहीं होता है। यानी गुणात्मक विश्लेषण जो होते हैं अमूर्त, अचूक, इन चिंताओं से संबंधित होते हैं जो गणितीय के बजाय सामाजिक व अनुभवात्मक क्षेत्र से संबंधित होते हैं। यानी किसी भी घटना हो, उस घटना का परिकलन करना, उस घटना का वर्णन करना, यह गुणात्मक विश्लेषण के तहत आता है। तो मुझे लगता है कि यहाँ गुणात्मक विश्लेषण जो मैंने पढ़ाया था वो चीज़ अगर यहाँ पर आपने किया होगा, पढ़ा होगा उसको, तो ज़रूर यहाँ पर ऐसे प्रश्न को कर पाएंगे। अब इसके बाद में अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है कि आभासी निर्जाति वृत्ति किस प्रकार के परिवेश में अवस्थित होता है? आभासी, किसी चीज़ का आभास होना, यानी आभासी निर्जाति वृत्ति जो है, निर्जाति जितने भी हैं अगर ऐसा आभास किया जाए तो आभासी निर्जाति किस में होते हैं? तो ये होते हैं टेक्निकल इन्वायरमेंट में, तकनीकी इन्वायरमेंट में। अगर ये देखें
तो ये आभासी निर्जाति वृत्त हमको कहाँ मिली है? तकनीकी से मिली है। तो ये हो जाएगा हमारी तकनीकी परिवेश। अब इसके बाद में जो अगला प्रश्न आता है वो देखें, अ मेजर एथिकल एस्पेक्ट ऑफ सर्वे बेस्ड रिसर्च आर, यानी यहाँ पर जो दिया गया कि सर्वेक्षण आधारित शोध के प्रमुख नैतिक पहलू कौन से हैं। देखिए, सर्वेक्षण आधारित जो शोध हैं उन शोधों के नैतिक पहलू को हमको बताना है। सहभागियों को किसी प्रकार की हानि से बचाना, ये एक नैतिक पहलू है। सहभागियों की संलग्नता को लोकप्रिय बनाना, ये लोकप्रिय बनाना कोई नैतिक पहलू नहीं है। आपसे कह दिया जाए कि कोई सर्वेक्षण है, आपको किसी चीज़ का सर्वेक्षण करना है और उस सर्वेक्षण पर शोध करना है, तो ऐसा नहीं कि उसमें सहभागियों की जो संलग्नता है उसको लोकप्रिय बनाना ये इसका नैतिक पहलू है। नहीं, आप खुद कहेंगे नहीं। लोगों के विभिन्न स्तरों के बीच अंतर करना ये भी कोई नैतिक पहलू के तहत नहीं आएगा। हाँ, है इसमें, लेकिन नैतिक पहलू में नहीं आएगा। भाई, आपको बहुत सारी शिक्षाएं मिलती है, लेकिन कहा जाता है नैतिक शिक्षा क्या है? नैतिक शिक्षा, जैसा कि आपने प्राइमरी कक्षाओं में नैतिक शिक्षा पढ़ा होगा, ऐसे सर्वेक्षण का नैतिक पहलू क्या है? हाँ, बाकी पहलू तो इसमें है, लेकिन नैतिक पहलू क्या है ये पूछा गया। व्यक्तिगत निजता को प्रभावित नहीं करना, ये भी नैतिक, हाँ, व्यक्तिगत निजता बिल्कुल सही है। व्यक्तिगत निजता को प्रभावित नहीं करना ये नैतिक पहलू में आएगा। निजी लाभ के लिए व्यक्तिगत निजता, आप बताइए, अगर निजी लाभ के लिए आप व्यक्तिगत निजता का प्रयोग करेंगे, ये कोई नैतिक पहलू है? नहीं है। तो यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा डी, ये और डी सही है। ये और डी सही है। अब इसके बाद में अगला प्रश्न देखिए, चीज़ों को अगर समझते आप चलेंगे तो मुझे लगता है कि बहुत आसानी से प्रश्नों को कर लेंगे। चीज़ों को नहीं समझेंगे तो फिर मुश्किल हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी विषय वस्तु विश्लेषण के लाभ, अब विश्लेषण के क्या लाभ हैं? कौन सी विषय वस्तु विश्लेषण के लाभ हैं? पारदर्शी शोध प्रवृत्ति, बिल्कुल ये विश्लेषण प्रवृत्ति, ये तो लाभ है, ये हमारा यहाँ पर क्या है तो लाभ के तहत आएगा। गैर प्रक्रियात्मक प्रविधि लाभ के तहत आएगा। नम्य प्रविधि लाभ के प्रति आएगा। प्रविधि जिसमें कोडिंग मैनुअल की आवश्यकता नहीं है, ये लाभ नहीं है, ये लाभ के तहत नहीं आएगा। प्रविधि जो किसी प्रकार की रूपरेखा से मुक्त है, ये भी लाभ के प्रति नहीं आएगा। तो हमारा हो जाएगा ए बी सी, पहला हो जाएगा। अब इसके बाद में अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर स्टेटमेंट और एप्रोप्रिएट दिया, स्टेटमेंट और फर्स्ट और सेकंड दिया गया, फिर उसके अकॉर्डिंग विकल्प दिए गए। यहाँ पर क्या दिया गया देखिए, प्रत्यक्षवाद कहता है, प्रत्यक्षवाद आपने पढ़ा होगा। प्रत्यक्षवाद कहता है कि विज्ञान को अनुमानात्मक और पराभौतिक दृष्टिकोणों से मुक्त होने की आवश्यकता नहीं है। गलत है, नहीं शब्द लगा इसलिए गलत। प्रत्यक्षवाद तो कहता है भाई प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता है, वो विज्ञान को कहता है कि अनुमानात्मक और पराभौतिक दृष्टिकोण से मुक्त होना नहीं है, मुक्त होने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, मुक्त होने की आवश्यकता है, यही तो प्रत्यक्षवाद कहता है। प्रत्यक्षवाद प्रकृति विज्ञान के अनुकूल है। हाँ बिल्कुल, जो प्रत्यक्षवाद है वो प्रकृति विज्ञान के अनुकूल है। आपका डी हो जाएगा। ये असत्य है, लेकिन सेकंड सही है, सत्य है। इसके बाद अगला प्रश्न देखें। किसी को कोई लेट हो रहा हो तो बताइए, हम सीधे उत्तर बताते हुए आगे बढ़ें, क्योंकि समझाने में समय तो लगेगा। मीडिया संदेशों में निम्नलिखित में से किसकी विधिक परतें होती हैं? किसकी विधिक परतें होती हैं? आपका उत्तर हो जाएगा सी, बहुरूपी आशय। अगला प्रश्न देखें। संप्रेषी अक्षमता का स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? संप्रेषी अक्षमता, अक्षमता की बात किया गया, जब अक्षमता की बात हो जाएगी तो ये हो जाएगा सीमित ज्ञान। संप्रेषी क्षमता नहीं पूछा गया, संप्रेषी अक्षमता पूछा गया। अ सोर्स ऑफ कम्युनिकेटिव इनफिशिएंसी, इसका मतलब लिमिटेड नॉलेज, लिमिटेड नॉलेज। यहाँ हो जाएगा आपका डी।
अगला प्रश्न देखें, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर एलिमेंट ऑफ कॉन्जेनियल क्लासरूम एटमॉस्फेयर। यानी यहाँ पर जो दिया गया है, यहाँ पर देखें, निम्नलिखित में से सहज कक्षा वातावरण के महत्व कौन से हैं। सहज कक्षा वातावरण के तत्व कौन से हैं। अब देखते हैं, प्रेरक वातावरण का निर्माण बिल्कुल सही है। व्यक्तिगत प्रयासों में शामिल होना ये कक्षा वातावरण का तत्व नहीं है। सहयोगी टीम कार्य करना, हाँ, ये कक्षा वातावरण के तत्व के तहत आएगा। कक्षा के भीतर विनिमय गतिविधि करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, निमग्नतापूर्वक श्रवण, हाँ, ये भी सही है। यानी ए, सी और ई होना चाहिए, यानी बी विकल्प हमारा सही है, ए, सी, ई। इसके बाद का अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से गैर वाचिक संप्रेषण के रूप में श्रेणीबद्ध किया जा सकता है। किसे किया जा सकता है गैर वाचिक में? यहाँ पर गैर वाचिक में किसे किसे किया जा सकता है? मनोहर स्वर को नहीं किया जा सकता है, भंगिमाएँ को किया जा सकता है, संकेत अगर कोई कर रहा है उससे किया जा सकता है, चेहरे की अभिव्यक्तियाँ किया जा सकता है, जोरदार अभिवादन नहीं हो सकता। यानी आपका उत्तर चौथा होगा, बी, सी एंड डी। अगला प्रश्न देखें, यहाँ पर फिर स्टेटमेंट वाला दिया गया है। अधिकांशतः संप्रेषण के साथ शक्ति संबंधी मूल्य जुड़े होते हैं। सही है। जिसके पास संप्रेषण की शक्ति नहीं है वह सदैव इसे अर्जित करना चाहते हैं। बिल्कुल सही है। यानी ए और आर दोनों सही है। हमारा दोनों कथन सही है। अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न दिया गया है, अच्छा, एक दिन एक व्यक्ति सुबह की सैर के लिए घर से निकलता है। पहले यहाँ ऐसे बना ले, ऊपर हो जाएगा नॉर्थ, नीचे हो जाएगा साउथ, इधर हो जाएगा ईस्ट, इधर हो जाएगा वेस्ट। आप क्लॉकवाइज चलेंगे तो ये आपका राइट होगा, यानी घड़ी के सुई की दिशा में चलेंगे तो आपका राइट होगा, और उल्टा चलेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो आपका लेफ़्ट होगा। कहा गया है एक सुबह की सैर के लिए घर से निकला और 12 किलोमीटर दक्षिण गया। ठीक है, 12 दक्षिण गया, दक्षिण की ओर गया। उसके बाद दाहिने मुड़ा, क्लॉकवाइज मुड़ा, क्लॉकवाइज दाहिने 8 किलोमीटर गया। फिर एक बार दाहिने मुड़ा, यानी फिर क्लॉकवाइज चलेगा और फिर यहाँ तक 12 चलेगा, यानी यहाँ ये बराबर पॉइंट पर पहुँच गया। यहाँ की दूरी ये 8 किलोमीटर, जब 12 ये है वर्ग आपका आयत बन गया। 8 नीचे है तो 8 ऊपर हो जाएगा। 12 चला, फिर बाईं, अब लेफ़्ट मुड़ेगा बाएं एंटी क्लॉकवाइज, और 10 किलोमीटर चला, यहाँ पर आ गया। व्यक्ति को सीधे घर जाने के लिए कितने किलोमीटर चलना होगा? तो यहाँ व्यक्ति अब खड़ा हुआ है, व्यक्ति अब यहाँ पर है और यहाँ से चलना शुरू किया था, ये उसका घर है। तो यहाँ से यहाँ की दूरी कितनी होगी भाई? यहाँ से यहाँ तक ये 8 है, इधर चला है 10। अगर फिर इसे वापस जाना हो घर तक तो चलेगा 10 + 8 = 18, यानी आपका उत्तर हो जाएगा 18 किलोमीटर। बात समझ में आ गई? अब इसके बाद में अगला प्रश्न देखें। किसी रत्न का मूल्य 3 विक्रेताओं से गुजरते हुए समस्त 65% बढ़ जाता है। यदि पहला दूसरा विक्रेता को 20%, 25% का लाभ होता है तो तृतीय विक्रेता को अर्जित प्रतिशत लाभ कितना होगा? ठीक है, मान लिया कि कोई धन हमारा 100% है, पहले वो 20% बढ़ता है, 120 हो जाएगा। फिर 25% बढ़ता है तो 120 का 25% कितना होगा? 12 दूने 24 और 12 पंजे 60, तो 24 और 60 पॉइंट लग जाएगा, 6 हो जाएगा। 24 6 30, यानी 25% बढ़ेगा तो 120 का 25% होगा 30, तो 120 में 30 जुड़ जाएगा, हो जाएगा 150। अब कहा है कि लास्ट में उसे 65% का लाभ होता है। मूल तो 100 था, 65 का लाभ होगा तो हो जाएगा 165। अब 150 का कितने % यहाँ पर बढ़ाया जाए कि 165 हो जाए? तो 150 का अगर हम 10% बढ़ा देंगे तो 15 बढ़ जाएगा और हो जाएगा 165, यानी हमारा उत्तर हो जाएगा पहला 10%। बात समझ में यहाँ पर भी आ गई होगी मेरे ख्याल से। अगला प्रश्न देखें।
किसी परीक्षा में 42% गणित में विद्यार्थी अनुत्तीर्ण होते हैं, 52 विज्ञान में अनुत्तीर्ण होते हैं, 17 दोनों में अनुत्तीर्ण होते हैं, तो दोनों विषय में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? ठीक है, टोटल हमारे पास कितने हैं? तो 100% हैं। कहा गया 42 एक विषय में अनुत्तीर्ण हुए प्लस 52 दूसरे विषय में, यानी टोटल 5 4 9 2 2 4 94%। लेकिन 17% ऐसे हैं जो दोनों विषय में फेल हैं, तो 17 इसमें से घटा दो। इसमें से 17 हम घटा देते हैं 94 में से, तो हमारे पास कितना बच जाएगा? 77%। यानी 77% अनुत्तीर्ण है, 100 में से 77 फेल हैं किसी भी कंडीशन में, चाहे वो एक सब्जेक्ट में हो, गणित में हो, चाहे विज्ञान में हो, चाहे दोनों में हो। 77% फेल हैं, तो पास कितने हैं? 23%। यानी हमारा पहला उत्तर सही होगा। ये भी समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देखें। यदि 729 ml के मिश्रण में दूध और जल का अनुपात 7:2 है, टोटल है हमारे पास 729, जिसमें मिल्क एंड वाटर का रेशियो 7:2 है, यानी 7 लीटर दूध तो 2 लीटर पानी, टोटल 7 2 9 अनुपात। अगर 9 अनुपात है तो 729 को 9 से भाग करो पहले, 9 8 72 1, यानी 1 अनुपात बराबर 7 2 9, टोटल 9 अनुपात बराबर 81। 729 तो 9 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा? 9 से भाग कर देंगे, हो जाएगा 81, यानी 1 अनुपात बराबर 81। अब दूध कितना है? दूध का अनुपात है 7, पानी का है 2, तो 81 × 7 कर दो, 7 × 7 हो जाएगा, 7 8 आपका 56 हो जाएगा। फिर इसको 2 से कर दो, 81 × 2 162, यानी हमको पता हो गया दूध कितना है, पानी कितना है। 767 लीटर दूध है, 162 पानी है। अब कहा है कि कितना दूध और जल के मिश्रण में कितना जल मिलाया जाए, कितना पानी मिलाया जाए कि यह अनुपात 7:3 हो जाए, यानी ये 7 का 7 ही बना रहे और ये जो 2 था ये 3 हो जाए। तो भाई 1 अनुपात बराबर हमारा 81 है और पहले से ही ये 2 अनुपात है 162, तो 3 अनुपात बनाने के लिए इसका मतलब हमको 81 लीटर ही मिला देंगे तो बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा ए 81 लीटर। अगला प्रश्न, नीचे दी गई श्रृंखला में अगला पद कौन सा है? अगला पद कौन सा है? 124 से जब हम 148 में आते हैं तो कितना जुड़ गया? 24। 148 से जब हम 196 में आते हैं तो कितना बढ़ जाएगा? भाई एक एक श्रृंखला में बढ़ते हैं तो यहाँ पर कितना बढ़ा? 48। ठीक है, 196 से जब 268 में आते हैं तो कितना बढ़ा? 24 या 72 बढ़ गया। जब 268 से 364 में आते हैं तो कितना बढ़ गया, बढ़ना चाहिए? या 124 से 148, 24 दूनी 48, 24 इसमें बढ़ गया, इससे इसमें 48 बढ़ गया आपका, इसमें 72 बढ़ गया, इसमें 96 बढ़ गया। अगर 96 बढ़ा तो 368 में कितना जोड़ा जाए कि अगली संख्या हमको मिल जाए? तो 24 दूनी 48 या 72, चौके 96, तो 24 पंचे 120, यानी 120 जोड़ दें तो 364 में 120 जोड़िए, 300 और 100 400, 464 और 20 484, यही बनेगा, यानी हमारा उत्तर हो जाएगा 484। पहला आंसर सही है 484। देखिए 484 नहीं दिख रहा होगा तो यहाँ लिख लें 484, यानी पहले 24 जुड़ा, ऐसे लिखना चाहो लिख लो यहाँ पर। चलिए ऐसे मैं आपको बता देता हूँ। पहला है 124, 124 में 24 आपका जुड़ा, 124 में 24 जुड़ा तो हो गया आपका 148। 148 में फिर आपका 48 जुड़ा,
तो यहाँ पर आपका बन गया 196, 196। फिर 196 में 72 जुड़ा तो आपका हो गया 268, 268 में फिर 92 जुड़ा तो हो गया आपका 364, 364 में फिर 120 जुड़ेगा तो हो जाएगा 484, 484। अब तो समझ में आ गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला दिया गया व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर लॉजिकल इक्विवेलेंट। अब यहाँ पर इक्विवेलेंट की बात की गई। निम्न में से कौन से कथन तार्किक दृष्टि से समान है? कोई पी एस नहीं है, कुछ एस गैर पी होते हैं, कुछ गैर एस नहीं होते, कुछ एस पी नहीं होते। इसमें से कौन कौन से सही हो सकते हैं? कोई पी एस नहीं है, कुछ एस गैर पी होते हैं। ठीक है, अगर हम इसको सही मान लें, पहले अगर हम इसको पी एस नहीं होता तो कुछ गैर, तो ये तो होगा ही नहीं, ये भी हमारा फिर गलत हो जाएगा। तो ए से हमारा कोई विकल्प है नहीं, तो इसको हम नहीं लेंगे। हम इसको लेंगे कुछ एस गैर पी होते हैं, तो कुछ गैर एस नहीं होते हैं, ये भी सही हो जाएगा। और जब ये सही होगा तो कुछ एस पी नहीं होते, ये भी सही हो जाएगा। यानी हमारा उत्तर सी हो जाएगा। बी सी डी सही है, बी सी डी सही है। अगला प्रश्न है, आज विद्यालय के प्राचार्य द्वारा दिए गए भाषण पर विचार करते हुए मैं ये निष्कर्ष निकालूंगा कि वह उत्तम लोक वक्ता नहीं है। इस युक्ति में अंतर्विष्ट अनाकारिक तर्क दोष की कौन सा दोष है? इसमें कौन सा दोष है भाई? आज विद्यालय के प्राचार्य द्वारा दिए गए भाषण पर विचार करते हुए, भाषण दिया गया और उस पर विचार करते हुए मैं ये निष्कर्ष निकालूंगा कि वो उत्तम लोकवक्ता है या नहीं है। त्वरित आपने एक भाषण सुना, आप एक लेक्चर देख रहे हैं, पहला लेक्चर आप देख रहे हैं, जो भी नए लोग हैं पहला लेक्चर देख रहे हो, आप निष्कर्ष निकाल दें कि ये अच्छा है या नहीं अच्छा है। एक से किसी एक पर आप निष्कर्ष नहीं निकाल सकते। अगर निकाल रहे हैं तो कहा जाएगा कि त्वरित सामान्यीकरण। आपने सामान्य में ले लिया, तुरंत सामान्यीकरण कर दिया, उसके गुण आदि चीज़ को आप नहीं जान पाएंगे। ये हो गया त्वरित सामान्यीकरण। अगला प्रश्न है, आगमनात्मक युक्ति के बारे में कौन सा कथन सही है? अब यहाँ पर देखें कौन सा सही है। यदि सभी आधार वाक्य हैं तो निष्कर्ष अनिवार्यतः सही होना चाहिए। सभी आधार वाक्य सही हैं तो निष्कर्ष अनिवार्यतः, कोई अनिवार्यता नहीं है कि निष्कर्ष सही ही हो। आधार जरूर सही है, लेकिन हो सकता है निष्कर्ष जो निकाला जा रहा है, निष्कर्ष निकालने वाले के ऊपर डिपेंड करता है कि निष्कर्ष निकाला जा रहा है वो कैसा हो। तो अनिवार्यतः नहीं कहा जा सकता है। हाँ, सही होने चाहिए, अनिवार्यता नहीं। इसमें निष्कर्ष के समर्थन का दावा केवल संभाव्यता की कुछ सीमा तक ही संभाव्यता की कुछ सीमा तक ही किया जा सकता है, यही आपका सही होगा। इसमें निष्कर्ष के संपूर्ण समर्थन का दावा नहीं किया जा सकता है। निष्कर्ष मूर्तया पहले से ही आधार वाक्य में अंतर्निहित है, ये भी नहीं होगा। यानी आपका उत्तर बनेगा बी। अगला प्रश्न देखें, जब अनुमान कार्य कारण भाव पर आधारित ना होकर सह अस्तित्व की एक रूपता पर आधारित होता है तो तर्क भारतीय शास्त्रीय मत के अनुसार इसको क्या कहते हैं? इसको कहा जाता है सामान्य दृष्टि कह सकते हैं इसको। जब अनुमान कार्य कारण भाव पर आधारित ना होकर सह अस्तित्व की एक रूपता पर आधारित हो, जैसा मैंने अभी इससे पहले एक प्रश्न आपको बताया है। तो यहाँ पर जो त्वरित सामान्यीकरण होता है उसी का रूप भारतीय शास्त्र में अगर हम देखें तो भारतीय शास्त्रीय मत के तहत वही त्वरित सामान्यीकरण ही यहाँ सामान्य दृष्टि होता है। भारतीय तर्कशास्त्र तर्कमत के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही होता है?
देखिए, जब भारतीय तर्कशास्त्र की बात आती है तो आपको भारतीय तर्क में 5 अवयव मिलेंगे। 5 अवयव कौन कौन से मिलते हैं, क्रम से मैं आपको बता दूं। एक तो मिलेगा पहला, ये क्रम से मैं बता रहा हूँ, प्रतिज्ञा यानी अभिधारणा का कथन, प्रतिज्ञा। दूसरा आपको मिलेगा हेतु, यानी हेतु मतलब क्या होता है, कारण होता है, कारक होता है, तो कारकों का कथन, हेतु। तीसरा आपको मिलेगा जो क्रम से, वो होगा उदाहरण। उदाहरण मतलब निहित नियम का उदाहरण देना। और चौथा जो होगा वो होगा उपनय। क्रम लिख लें, 1 2 3, ये क्रम से आपको बता रहे हैं। उपनय यानी विचारार्थ विषय से उदाहरण को समझन, उदाहरण की समानता, विचारार्थ विषय से उदाहरण की समानता अगर दिखाया जाए तो वो होता है हमारा उपनय। अब इसके बाद में 5वां होता है हमारा निगमन। निगमन निगमन होता है अभिधारणा की सिद्धि के रूप में पुष्टि। अब इसके तहत हम देखते हैं तो भारतीय तर्क मत के में निम्नलिखित में से कौन सा होगा, वो निगमनात्मक होता है, आगमनात्मक भी होता है, आकारिक भी होता है, पदार्थीय भी होता है। यह सदैव सामान्य रूप से विशेष स्वरूप की ओर प्रवृत्त होता है, यही हमारा गलत होगा। यानी यहाँ पर सही हमारा कौन सा होगा, तो ए सही होगा, बी सही होगा, सी सही होगा, डी सही होगा। और ये क्रम से ध्यान रखें, ये क्रम भी परीक्षा में पूछा जाता है, 5 क्रम मैंने दे दिया है। कारण भी पूछा जाता है, मिलाने वाला भी पूछा जाता है। तो प्रतिज्ञा को अभिधारणा का कथन कहा गया, हेतु में क्या है, कारकों का कथन है, उदाहरण में नीति नियमों का उदाहरण देना, उपनय में विचारार्थ विषय से उदाहरण की समानता होती है, निगमन में अभिधारणा की सिद्धि के रूप में पुष्टि। और जितने आप पेपर हल करते जाएंगे उतना आपके लिए आसान होता चला जाएगा और चीज़ें आप समझते चले जाएंगे। MIDI संगीत फाइलों के भंडारण से संबंधित है, इसका पूरा नाम क्या है, तो इसका पूरा नाम है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। इसके बाद जो अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न यहाँ पर देखें, मोहित हैज सेंड एन ईमेल टू बॉबी, डैनी एंड अशोक एज शोन बिलो। यानी मोहन एक मैसेज सेंड करता है बॉबी को, डैनी को, अशोक को, जो भी सब्जेक्ट रहा हो उससे नहीं मतलब है, लेकिन इसको ए करता है, इसको बी करता है, इसको सी करता है, ये इतना टाइप कर देता है, ये दे देता है ए बी सी करके, ठीक है। अब इसके बाद में कहा गया है, यहाँ पर प्रश्न में आते हैं, क्या कहा गया, इनमें से कौन सा सही है। बॉबी और डैनी को पता है कि अशोक को ईमेल प्राप्त हो गया। बॉबी और डैनी को पता है, बॉबी और डैनी को पता है कि अशोक को ईमेल प्राप्त हो गया। बॉबी और डैनी को पता है कि अशोक को प्राप्त, मान लिया आप ए बी और सी है, ठीक है। मैंने मैसेज किया, मैंने ए को मैसेज किया, बी को मैसेज किया, सी को मैसेज किया। अब ए को या बी को, ए और बी दोनों को ये कैसे पता है कि मैंने सी को भी मैसेज किया है। भाई इनका नाम में मैंने साथ में ए जोड़ दिया है, जैसे डबल ए, डबल बी, डबल सी, ट्रिपल सी, ठीक है, या डी। तो ये इनको क्या पता कि मैंने सी तक भेजा, डी तक भेजा, ई तक भेजा, एफ तक भेजा, कितने लोगों तक भेजा, ये नहीं पता। हाँ ये ज़रूर पता है, डैनी को ये पता है कि बॉबी को भेजा गया है, इससे पहले मिल चुका है। यही चीज़ ना भाई, जो क्रम यहाँ पर दिया गया, तो इस तरीके से डैनी को ये पता है कि हाँ बॉबी को मिल चुका है। अगर ये क्रम जैसे ए बी सी और ऐसे दे दिया जाए तो इसका मतलब डैनी को पता है कि बॉबी को मिल गया, ठीक है। लेकिन डैनी को ये नहीं पता है कि अशोक को मिला है या नहीं, यानी बाद वाले को नहीं बता सकते, अब से अपने से पहले वाले को बता सकते हैं। डैनी को पता है कि अशोक और बॉबी को मिल गया, डैनी को पता है कि अशोक और बॉबी को ये बता सकता है, अशोक के बारे में नहीं बता सकता, क्योंकि इसके बाद पता नहीं अशोक को भेजा गया, कितने लोगों को भेजा गया। अशोक को पता है कि बॉबी और डैनी को मिल गया, बिल्कुल। अशोक को यह पता है कि बॉबी को और डैनी को मिल चुका है, क्योंकि अगर बॉबी डैनी को मिला है, अगर हम तीसरे नंबर पर हैं तो इससे पहले 2 लोगों को मिल चुका है, तो अशोक को यह पता है।
सभी प्राप्तकर्ताओं को पता है कि अन्य सभी को मेल प्राप्त हुआ? नहीं। आपका उत्तर हो जाएगा सी। बात समझ में आ गई, क्रम समझ में आ गया। अब इसके बाद में यहाँ पर देखें, ये दिया गया व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर वेब सर्च इंजन। वेब सर्च इंजन कौन सा है? वेब सर्च इंजन कौन सा है? वेब सर्च इंजन कौन सा है? डक डक गो, गूगल, याहू, विंग, पिंटरेस्ट ऐप है, पिंटरेस्ट एप्लीकेशन है। आप अपने मोबाइल में जाइए और पिंटरेस्ट लिखिए, देखिए आपको एप्लीकेशन मिल जाएगा। पिंटरेस्ट एप्लीकेशन है, यानी ABCD, ये उत्तर होगा आपका। अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न यहाँ पर मिलान वाला आपका प्रश्न दिया गया है। मिलान वाले में तो इससे नहीं मिलाया जा सकता ये प्रश्न, हाँ इससे मिलाया जा सकता है, वहाँ पर ऐसा नंबरिंग नहीं दिया गया है, यहाँ पर मिलाया जा सकता है। अ नंबर ऑफ बिट दैट मेक अप ए बाइट, हाँ सेकंड 8 सही है, ए का दूसरा हो जाएगा। बेस 10 वैल्यू ऑफ द बाइनरी नंबर 0011111 बेस 10 है। अगर वैसे बाइनरी नंबर इतना है तो ये हो जाएगा आपका 15, यानी चौथा हो जाएगा। नंबर ऑफ मिनट्स टू अपलोड 75 मेगाबाइट फिट एट 2 मेगाबिट पर सेकंड अपलोड, तो ये हो जाएगा 5, यानी बी उत्तर आपका हो जाएगा। बी हो जाएगा, ए का दूसरा, बी का चौथा, सी का पहला, डी का तीसरा। अगला प्रश्न देखें, टाइम ज़्यादा हो रहा है, 56 मिनट हो गया है एक पेपर में ही, तो ये आपका हो गया है। यहाँ पर स्टेटमेंट वाला दिया गया है, इसे कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा नहीं है। रोम और रैम के बारे में दिया गया है, चलिए ठीक है, क्या है रोम और रैम के बारे में देख लेते हैं। रोम अस्थायी मेमोरी जिस पर लिखा जा चुका है, जिससे पढ़ा जा सकता है, मेमोरी के अंतर्वस्तु के नहीं, गलत है। रैम अस्थायी मेमोरी जिसमें केवल पढ़ा जा सकता है, अंतर्वस्तु नहीं किया जा सकता, ये भी गलत है, यानी बी हो जाएगा हमारा, दोनों गलत हैं। चलिए जल्दी करा देते हैं, बाकी पैसेज आप लोग कर लीजिएगा। यहाँ पर उत्तर बता देते हैं, आपको उत्तर बता देते हैं, बाकी पैसेज आप कर लीजिएगा। यहाँ पर बाकी ये पैसेज कर लीजिएगा आप, बहुत ज़्यादा नहीं है। उत्तर मैंने साथ में भेज दिया है। जहाँ पर समझाने वाला है मैंने देख लिया है, जहाँ पर समझाने वाला है वहाँ पर हम खुद आपको समझा दे रहे हैं। जहाँ जहाँ पर समझाने वाला है वहाँ पर खुद हम आपको समझाते हुए चल ही रहे हैं, समझा ही दिए हैं। आपदा जोखिम न्यूनीकरण, ये तो रूपरेखा अवधि किस में निर्धारित की गई? 2015 से 2030, 15 वर्षों के लिए, 15 वर्षों के लिए है ये। और बाकी ये स्टेटमेंट वाले हैं, इसे कर लीजिएगा। और मैथ और रीजनिंग वाले, इसके बाद भारतीय तर्कशास्त्र वाले जो क्वेश्चन हैं वो आपको हम कराते चलेंगे डेली। कोशिश रहेगी कि 1 घंटे के अंदर जितना हो जाए उतना पेपर हल करा दें, बाकी उत्तर आपके पास रहेगा ही, उसे पढ़ते रहिएगा। अपनी प्रतिक्रिया आप लोग ज़रूर व्यक्त करिएगा, ज़रूर बताइएगा अपनी प्रतिक्रिया। यहाँ पर जैसे एक ये भी बहुत अच्छा प्रश्न आया था कि चाणक्य ने अर्थशास्त्र की रचना कहाँ की थी? तक्षशिला। तो इसे आप लोग पढ़ते रहिए और अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर व्यक्त करिए। डेली आप लोगों को इसी तरीके से पेपर हल कराकर और भेजा जाएगा, कोशिश रहेगी कि मिलता रहे आपको।